बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर, ये जो कि सिलेबस में इसको सेपरेट हेडिंग दिया हुआ है उन्होंने। एक्चुअली एक क्वेश्चन होना चाहिए था अगले चैप्टर में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने इसको इंट्रोडक्शन के नाम से सेपरेट रखा है और क्लासिफिकेशन एक सेपरेट चैप्टर की शक्ल में दिया है। ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये बहुत इजी इस रेफरेंस से है कि इसकी बेसिक्स तकरीबन सारी की सारी आपने ऑलरेडी ज़ूलॉजी में पढ़ी हुई है। पहले सिलेबस की से वर्डिंग है जी, एम्स एंड जी ऑब्जेक्टिव्स सर। ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स। जहाँ पे इसने प्लांट सिस्टमैटिक्स का है, इसकी जगह पे टेक्सोनॉमी का लफ्ज़ भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ भी आ सकता है। ये सब कुछ इंटररिलेटेड है, आपस में इनका ताल्लुक है, जैसा कि अभी हम आगे स्टडी करेंगे इसको डिटेल के साथ। फुल चैप्टर है चूँकि हमारा ये। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन सेपरेट हेडिंग के साथ दिया है सिलेबस ने, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसको शामिल किया जा सकता था सेपरेट रखने की बजाय। पर जिसमें अभी कहा है कि जूलॉजी में हम इसको ऑलरेडी सेमेस्टर 1 जूलॉजी, चूँकि जूलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे वो सारा याद है, मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। और अगरचे जूलॉजी की वो वाली बुक जो आपने पढ़ी हुई है, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जूलॉजी के लिहाज से एवरेज बुक है, लेकिन अगर हम उसको इन बुक से जो आपके पास है बॉटनी, इनसे वो ज़्यादा बेहतर है। उसने फालतू कहानियाँ लिखी हैं, उसमें टू द पॉइंट सिर्फ बात की हुई है, मुख्तसर और टू द पॉइंट में बातें हैं। यहाँ पे बहुत सी किस्से कहानियाँ भी आपको मिल जाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जिनकी जरूरत नहीं है, जो सिर्फ किताब को मोटा करने के लिए किए गए होते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो 2-3 डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन जो कि पहले से आपको मालूम होनी चाहिए, और ये वो अल्फाज हैं जो आप 9th क्लास लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन टेक्सोनॉमी की है। आप लोगों ने मैट्रिक में, 9th में, इंटर में, और यही डेफिनेशन ज़ाहिर है कि आपके पहले सेमेस्टर में भी शामिल थी, ज़ूलॉजी में भी, बॉटनी में भी। जी, टेक्सोनॉमी को किसी को याद रहा हो, कोई डिफाइन करना चाहता हो? जी सर। जी बताइए। सर हम बताएं। नेमिंग और जी सर। सिस्टम। जी, कश्माला ने सबसे पहले स्टडी लिखा ऑफ है द जी। काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जी, जोहा ने किताब की डेफिनेशन पूरी पूरी सुना दी है जी। कश्माला, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होती है जो एक स्पीशीज की, उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। चलें, दो हो गए जी। और कोई कुछ कहना चाहता हो? सर नेमिंग सिस्टम एंड फंक्शन। दोबारा बताएं, आपने क्या कहा है? आवाज़ क्लियर नहीं है, फिर बोलें। सर नेमिंग सिस्टम एंड फंक्शन। आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं है, लेकिन आप जो कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आप जो कह रही हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर वो कह रही है, सर वो कह रही है नेमिंग एंड फंक्शन। नहीं, फंक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नेमिंग इसका पार्ट है, हाँ लेकिन सर फंक्शन। ऑर्गेनिजम्स को नेम करना है, उनको ग्रुप्स में अरेंज करना। चलें ठीक है जी। बहुत आप लोगों ने, बहल मैं ये देखना चाह रहा था जी, आप लोग कुछ करके भी आए हुए हैं कि नहीं। तो बहल इंडिकेट हो गया जी, कम से कम 3-4 लोगों ने पढ़ा है और उन्होंने जॉब भी दिया है। मैं यही देखना चाह रहा था कि आप लोग कुछ करते भी हैं कि सिर्फ बातें ही करते हैं। जी, चूँकि आप लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इस लिहाज से बहुत मुश्किल नहीं है। बहरहाल नोट कीजिएगा, दुनिया में अब हम चूँकि डिस्कस करने लगे हैं इसको सिर्फ प्लांट के रेफरेंस से। अब हम मेरी कोशिश होगी कि सिर्फ प्लांट के रेफरेंस से, जहाँ मजबूरी होगी वहाँ पे एनिमल्स का साथ रेफरेंस आएगा। बहरहाल एनिमल्स में आप इसको स्टडी कर चुके हुए ऑलरेडी, ज़ूलॉजी के रेफरेंस से, उसको भी कहीं कहीं पे जिक्र उसका आता रहेगा साथ। हम यहाँ पे प्लांट्स के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, दुनिया में बहुत से पौधे हैं, और पौधों का मतलब लेंगे हम वो प्लांट जो नॉन प्लांट हैं, जिनके स्टडी किया जा चुका है, जिनकी डिस्क्रिप्शन हो चुकी है, जिनको डिस्कवर किया जा चुका, जिनकी ग्रुपिंग हो चुकी है, ये सब के सब नॉन प्लांट कहलाएंगे। जो हमारी पुरानी बुक्स हैं उनमें नॉन प्लांट की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो 3.5 लाख, और अब वो 4.25 लाख की रेंज से भी आगे निकल गए हुए हैं। टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो रही है। एक चीज़ बहुत कम पॉइंट। सेकेंड, जब जानदारों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और उनका आप स्टडी करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को, हर एक जानदार को ऐसे बंदा स्टडी कर सके। जैसा कि आपने नोट किया होगा बॉटनी पहले सेमेस्टर में और ज़ूलॉजी में भी कुछ आता है कि हमारी बुक्स में एक आम ट्रेंड होता है कि कोई एक ग्रुप ले लेते हैं, उस ग्रुप में से सिर्फ एक एनिमल या एक प्लांट को एज ए मॉडल टाइप की स्टडी किया जाता है। ये सबसे बेस्ट, सबसे इजी मेथड होता है स्टडी करने का, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पहले ग्रुप्स बन चुके हों। अगर ग्रुप नहीं बने हुए हों तो फिर आप
इस तरह से स्टडी नहीं कर सकते, यानी ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप बनाए बगैर सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब ज़ाहिर है कि जो टेक्सोनॉमी है उसमें ये चीज़ शामिल है कि कौन कौन से जानदार प्लांट्स की बात हम करेंगे, कहाँ कहाँ पे हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी डिटेल्स, उनके करैक्टर्स, उनकी ग्रुपिंग, ये सब कुछ टेक्सोनॉमी का हिस्सा है। ये था जिसका तारुफ। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो ज़ूलॉजी की बुक में और जो आपकी बॉटनी की बुक्स है उनमें आपने चेक करना है। नोट कीजिएगा कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी, कुछ लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जब आपकी जो ज़ूलॉजी की बुक है जो आपने पढ़ी हुई और पढ़ रही हैं वो कहती है कि नहीं, उसके मुताबिक, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर है कि दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। दोबारा नोट कर लीजिए, ज़ूलॉजी की बुक की जो वर्डिंग है बहुत से साइंटिस्ट उसको रिव्यू करते हैं और वो ज़्यादा बेहतर है। उसके मुताबिक सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों को हम सेम मीनिंग में यूज़ करते हैं। जो लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो कहते हैं जो लोअर लेवल है, जब आप स्पीशीज जीनस को स्टडी कर रहे हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी स्टडी और अप टू फैमिली तक कह लीजिए, तो ये लोअर है। और जब आप फाइलम, किंगडम, डोमेन तक बात करते हैं तो वो ज़्यादा हायर लेवल पे होता है। अगर हायर लेवल पे हो तो सिस्टमैटिक्स, और अगर लोअर लेवल पे हो तो वो टेक्सोनॉमी। जो लोग डिफरेंशिएट करते हैं उनके ये था जी डिफरेंशिएशन। या देखिए कि जो सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ जो है ये अगर बॉटनी में हो तो प्लांट के लिहाज से, बॉटनी में एनिमल के लिहाज से ज़ूलॉजी में, या अगर हम जनरल बायोलॉजी की बात करें तो जानदारों के लिहाज से इट इज़ बेसिक ब्रांच ऑफ नॉलेज। कोई भी ज़ूलॉजी, बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। वो लोग जो बाकी सब कुछ पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते, उनका नॉलेज इनकम्प्लीट होता है। टेक्सोनॉमी के बगैर आप किसी भी शोबे में काम नहीं कर सकते। ये बेसिक शोबा है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शोबे होते हैं, आपको याद होगा आपने फर्स्ट मैट्रिक में भी, 9th में और फिर फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे जो बहुत अहम चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसमें टेक्सोनॉमी भी शामिल थी। उसमें फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एवोल्यूशन। आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी जिनका नाम मैंने लिया है। आप ज़ूलॉजी, बॉटनी के लिहाज से, जी सर। इन सब ब्रांचेस को स्टडी कर चुकी हैं। सारे की जी सारे बेसिक ब्रांचेस हैं जिसके बगैर कोई सब्जेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। जी, ये था जी इसका ताल्लुक। और अब जो असल क्वेश्चन की तरफ, चूँकि बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया, हम असल क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स। प्लांट्स इस रेफरेंस से कुछ, हमने सिर्फ पौधों के लिहाज से बात करनी है, कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ पौधों के से। अभी बात हो चुकी है कि दुनिया में प्लांट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, नॉन प्लांट बहुत ज़्यादा हैं। उनकी स्टडी के लिए ज़रूरी है कि उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके ग्रुप्स बनाए जाएं, और उसके लिए वो सारा कुछ जो कुछ पिछले 300 साल से हो रहा है, कि पहले जानदारों को स्टडी करना, प्लांट्स को स्टडी करना, डिस्क्राइब करना, और उसके बाद उनके कैरेक्टर्स चेक करने, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, फिर डिफरेंट स्पीशीज़ का उसमें कंपैरिजन करना, जो सिमिलर हो उनको एक ग्रुप में रखना, जो डिफरेंट हो उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखना। ये सब कुछ अभी सब कैसे किया जाता है, या देखिए चीज़ें हमेशा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल देने लगा, आप सबने रोज़ देखा हुआ है, गुलाब ऐसा ही है, बल्कि स्टडी भी किया हुआ है। सर। यस सेकंड, सर। दूसरी जी एग्जाम्पल, सर। आप लोगों ने शलजम खाया भी हुआ है, और मे भी शलजम के पौधे देखे हैं नहीं किसी ने? जी सर देखें। चलें, अगला नाम है सरसों, देखा हुआ है? जी ब्रासिका सर। कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। जी सर। जी हाँ सर। सर। और आज का सीजन है जो, आज का सीजन है मैंगो का। मैंने चंद मशहूर पौधों का नाम लिया, सब प्लांट्स हैं। इन सब प्लांट्स में पहली चीज नोट कीजिए, मैंने 4 या 5 नाम लिए हैं जो भी, इन सब में फ्लावर मौजूद होते हैं। इन सब में फ्लावर मौजूद। जी सर। अगर हम इनके फ्रूट को देखें तो इनके फ्रूट में सीड मौजूद होता है। 2 पॉइंट। अगर हम इनके स्टेम को काट के देखें, उसके अंदर जाइलम, और जाइलम के अंदर वेसल्स, हम वेसल्स को पढ़ चुके हैं। इनका फ्रूट ओवरी के अंदर कम होता है। अब इनका फ्रूट जो है जब बन जाता है तो उसके अंदर सीड होता है। सीड ओवरी के अंदर या उतने के बाद फ्रूट के अंदर आता है। अब ये मैंने 4 कैरेक्टर आपके सामने बयान किए हैं।
ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये सब के सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज एन एंजियोस्पर्म, जिसमें ये फैक्टर मौजूद हों, वो प्लांट एक एंजियोस्पर्म है जिसका आसान तरह में फ्लावरिंग प्लांट। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने फर्स्ट टेस्ट में पढ़ा चील का पौधा पाइनस, वहीं पे आपने साइकस को स्टडी किया, वहीं पे आपने एफिड्रा को स्टडी किया। जी सर। इन तीनों जी में भी सर। सीड मौजूद होते हैं। पहला पॉइंट, इनके अंदर भी जाइलम मौजूद है, लेकिन जाइलम में वेसल्स ऐसे नहीं है जैसा कि यहाँ पे सीड तो है, लेकिन इनका सीड ओवरी के अंदर बंद नहीं होता और इन सब में कोन्स मौजूद है। अब सीड का मौजूद होना, कोन्स का मौजूद होना, सीड का कोन में पैदा होना, ओवरी के बाल में बंद ना होना, ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि ये सब के साथ एक ग्रुप में होना चाहिए और इस ग्रुप का नाम है जिम्नोस्पर्म नेक सीड प्लांट। उनके सीड नेक होते हैं, ओवरी वाल के अंदर बंद नहीं होते। अब आपके सामने दो ग्रुप्स हो गए। अब इन दो ग्रुप्स में दोबारा चेक करें, दोनों में सीड कॉमन है, सीड दोनों में मौजूद है, दोनों में पोलिनेशन होती है, दो पॉइंट्स, दोनों में जाइलम मौजूद है और जाइलम फ्लोएम दोनों मौजूद हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं है। बहरहाल इन सब चीज़ों की बेस पे इनको ए ग्रुप में रखा जाता है। क्लासिकल ग्रुप का नाम है स्पर्मेटोफाइट सीड प्लांट्स। अब मैं एक और एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। सेमेस्टर 1 में आप स्टडी कर चुके हैं। आपने सिलोटम, क्लामोस स्लेजिनेला, हॉर्सटेल इक्विसिटम और एडियंटम या फिर ऑर्फर मार्सिलिया वगैरह स्टडी की। ये चारों जिस ग्रुप में रखे गए हुए हैं वो ट्रिडोफाइटा के नाम से आपने पढ़ा होगा। ट्रिडोफाइटा में स्पोर्स का प्रोड्यूस होना, डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन का मौजूद होना। बहरहाल अब इन सब को अब तीन ग्रुप आपके सामने हो गए, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कॉमन है इन सब पौधों में। नंबर 1, इन सब में जो प्लांट हमें नजर आता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइटिस डोमिनेंट गेमेटोफाइटिस रिड्यूस्ड, एक आम कैरेक्टर जो कि बहुत यहाँ है। नंबर 2, इन सब पौधों में जाइलम फ्लोएम मौजूद है, वेस्कुलर टिश्यू मौजूद है, ब्रैकियोफाइटा ब्रैकेट्स बेसिकली मौजूद है। अब इस बेस पे इस ग्रुप को, इन तीनों को एक बड़े ग्रुप में इकट्ठा किया गया और ग्रुप का नाम रखा गया ब्रैकियोफाइटा। आप इस नाम से वाकिफ हैं। इसके मुकाबले जो दूसरा ग्रुप है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होते। मॉसेस, लिवरवर्ट्स आपने पढ़े होंगे। ये है जी वो कैरेक्टर्स के किस तरह से कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। जिनमें सिमिलरिटीज होती है उनको एक ग्रुप में, जिनमें डिफरेंस होता है उनको अलग ग्रुप में। एक बड़े ग्रुप के अंदर छोटे ग्रुप की सिमिलरिटीज की बेस पे होते हैं। सिमिलरिटीज और कैरेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये पॉइंट है कि एनिमल्स के कैरेक्टर को स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है, प्लांट्स के कैरेक्टर को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीजन सोचिए क्या होगा। आप एक परिंदे को देख रहे हैं, परिंदा उड़ रहा है, आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा? फिर उसके विंग्स पर विंग्स और पर नजर उसका आएंगे। विंग्स। जी, आजकल कुर्बानी का मौसम है, ये एक दो बॉयज मुझे नजर आ रहे हैं जी। और मे भी किसी फीमेल को भी मौका मिला हो कहीं से बकरा देखने का, बकरा छतरा या पसंद करने का। जब आप बकरे के छतरे को देखते हैं या एक बच्चे को देखते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन फैक्टर हो उन सबका? ये ज़ूलॉजी का क्वेश्चन है, सेमेस्टर 2 ज़ूलॉजी वाला। सर जी रिपीट कर दें क्वेश्चन को। आपने एक बकरा देखा है, एक छतरा देखा है और एक बच्चा देखा है, एक दुम्बा देखा है, क्या कॉमन है चारों? सर सबकी चार टांगे होती हैं सबकी। चार टांगे होती हैं, तो छिपकली भी चार होती है। छिपकली किसकी? शाम का, छिपकली लिजर्ड की भी चार टांगे हैं। अच्छा तो इन सब को इकट्ठा अच्छा। कर लें। और मैंने ये चार एनिमल लिए हैं, अब दोबारा सोचें इनमें क्या चीज सर कॉमन? सर दोनों की दो दो herbivore- आंखें होती हैं। सर herbivores हैं। हर्बीवोर्स जी, आप एक स्टेप आगे चले गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है आपका, ये हर्बीवोर्स है, लेकिन हर्बीवोर्स को ग्रुप नहीं है। ये इकोलॉजी के लिहाज से, हम टेक्सोनॉमी के लिहाज से स्टडी कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी के लिहाज से सर सबके हूफ्स पाए जाएंगे। जी, आप फिर ग्रुप के अंदर चले गए हैं, एक ग्रुप के आप अंदर चले गए हैं। क्योंकि मैंने जो चार नाम लिए थे, चलिए आप दोबारा सुन लीजिए।
इन सब के सब जब इनको देखेंगे आपको सबसे पहले इनके बाल नजर आने चाहिए। इन सब के जिस्म पे बाल होते हैं जी सर, फर होती है। जी, सर और जिनमें बाल होते हैं वो क्या हैं? मैमल्स। मैमल्स। मैमल। अब जस्ट बालों को देख के हम बता सकते हैं कि ये मैमल्स हैं। यानी एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन सब के ऊपर जो कॉमन है इन सब के अंदर। अच्छा, ये तो एग्जांपल होगी। ऐसे वर्ड्स की मैंने कल साल पहले दी थी कि उनके ऊपर पर होते हैं और दूर से पहचाने जाते हैं कि ये परिंदा है। एनिमल्स की पहचान बहुत आसान है। उसके मुकाबले में प्लांट्स के ग्रुप्स को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनके कैरेक्टर इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। ज़्यादा डीप स्टडी हमने जो फ्लावर स्टडी किया है डिटेल के साथ, आपको याद है हमने फ्लावर को बहुत डिटेल के साथ सेमेस्टर 2 में स्टडी कर जी लिया हुआ है। सर। और वो फ्लावर के कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हम पौधों को पहचानते हैं। मसलन मैं मिसाल देने लगा हूँ, पौधों से ये एक मिसाल है। पहाड़ी किक्कर और देसी किक्कर, दोनों किक्कर में इतना ज़्यादा फर्क है कि जो सबसे पहला सिस्टम था, इनिशियल सिस्टम, अगर हम बात करें अरस्तू के सिस्टम की, अरस्तू और उसके बाद से कोई 200 साल तक सिस्टम चलता रहा। पौधों को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया था और वो पौधों के ग्रुप थे हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। अगर उसके मुताबिक देखें तो जो पहाड़ी किक्कर है वो आएगी श्रब में और देसी किक्कर आएगी ट्रीज में। लेकिन जब हम उनके फ्लावर को स्टडी करेंगे तो दोनों एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि पौधों में स्टडी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है एनिमल्स के मुकाबले में इस रेफरेंस से। बहरहाल मैंने एग्जाम्पल डिस्कस कर दी आपके सामने बहुत सारी, और अब मैं चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रेफरेंस से कि क्या मकसद है, क्या चाहते हैं लोग जो टेक्सोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या होता है। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप किसी भी जानदार को स्टडी करते हैं उसके कैरेक्टर्स को, और हर जब जानदार स्टडी कर रहे हैं उससे मिलते जुलते सब जानदार इकट्ठे, तो ये डिस्क्रिप्शन एक स्पीशीज, और याद रखिए स्पीशीज के लिए जीनस और स्पीशीज दोनों का मालूम होना जरूरी होता है क्योंकि एक जीनस में एक ज़्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। उन सब का कंपैरिजन भी करना पड़ेगा और फिर वो डिस्कस होगा कि ये पहला स्टेप है, पहला मकसद है। जब ये हो गया तो उसके बाद आपने उसको शाया करवाना होता है। जो चीज़ आपने रिसर्च की है, स्टडी की है, जब तक आप उसको शाया नहीं कराएंगे साइंसी रिसाले में तब तक वो मानी नहीं हो जाएगी। दो हम पॉइंट्स, ये पहले 2 स्टेप्स हो गए। उसके बाद आपने फैसला करना है उसको स्टडी करके कि इसको किस ग्रुप में रखना है। जीनस और स्पीशीज सबसे पहले जो होती हैं, इसको किस फैमिली में रखना है, अदर फैमिलीज के साथ उसका कंपैरिजन होगा। 3 पॉइंट्स हो गए। फैमिली के बाद फिर डिसाइड होगा कि इसको किस ऑर्डर में रखना है, किस क्लास में रखना है। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे उसके ग्रुप्स जो हैं वो स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। ज़ूलॉजी में इसकी एग्जांपल थी फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी को याद हो, सिम्बायोन पेंडोरा, अगर आपको नाम याद रहा हो। तो जब वो डिस्कवर हुआ तो साइंसदान के लिए मसला बन गया कि किस ग्रुप में रखें। उसके लिए नया फाइलम बनाना पड़ा क्योंकि वो किसी भी फाइलम के साथ अटैच नहीं हो रहा। जी, ये थी जी ये सर पढ़ा था। हाँ, ये सब कुछ थी जी जी सर, बेसिक्स। जिसमें सर जॉज और होते थे, हाँ जी, मैं पढ़ा हुआ मैंडिबल्स। जी। अब इस वक्त जो टेक्सोनॉमी चल रही है उसमें जो इनिशियल टेक्सोनॉमी थी उसमें पहले सिर्फ मॉर्फोलॉजी रखी जाती थी, फिर जब माइक्रोस्कोप आ गई तो सेल बायोलॉजी भी इसका हिस्सा बना। आहिस्ता आहिस्ता अब जेनेटिक्स लेवल तक बात पहुंच गई है। ज़ूलॉजी की बुक में आपने क्लैडिस्टिक एनालिसिस पढ़ा हुआ है, अभी बॉटनी की बुक्स में आपको उसका जिक्र इतना नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल जी सर। बॉटनी में भी पौधों का भी क्लैडिस्टिक एनालिसिस शुरू हो चुका होगा है और जो जदीद सिस्टम्स हैं उन सब के अंदर उसको भी शामिल किया जा रहा है इनकी ग्रुपिंग करते हुए। क्लासिकल ग्रुप्स में इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएंगे। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के जदीद सिस्टम है वो भी फुल फ्लेज बड़े लेवल तक एस्टेब्लिश नहीं हो सके क्योंकि एनिमल्स पे ज़्यादा काम हो रहा है, प्लांट्स पे काम थोड़ा हो रहा है यूज़ के रीजन से। ऐसे ही लीनियस पहला बंदा था जिसने रूल्स रेगुलेशन लाए थे, उसके बाद वो होते होते इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से, ये हमारा आगे क्वेश्चन आएगा, नॉमेनक्लेचर के लिहाज से भी और आगे क्लासिफिकेशन के लिहाज से भी, ये सब कुछ बेस करता है लीनियस के सिस्टम पे, जिसका जिक्र इससे पहले एफएससी में और ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 में भी हो चुका होगा। अब ये जो सिस्टमैटिक्स है या टेक्सोनॉमी है, ये खास अहमियत की हामिल है। वो अहमियत क्या है? बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो कि हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं अहमियत के हवाले से। नंबर 1, याद रखिए कि चीज़ों की इम्पोर्टेंस ही फैसला करती है कि उसको क्या वैल्यू दी जाएगी। मैं मिसाल देने लगा हूँ।
अब इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत से पौधों से मेडिसिन हासिल होती है, कि वो एज मेडिसिन यूज होते हैं, हर्बल मेडिसिन। और जो क्लासिकल जी मेडिसिन सर। वो सारी की सारी यही ही होती थी, यहाँ भी ऐसे ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के आप वाकिफ हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अब पौधों को मॉडिफाई किया जा रहा है। उसका मकसद भी अपनी ज़रूरत की, अपने ख़ास अहमियत की हामिल चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से तैयार हो रही हैं। हालांकि उसका ताल्लुक भी इसी चीज़ के साथ है। किस इलाके में कौन से पौधे होंगे उसकी स्टडी, हम किस जगह पे एक मसनूई जंगल उगाना चाहते हैं, वहाँ पे उस इलाके के मुताबिक कौन से पौधे होने चाहिए, ये याद रखिए कि स्टडीज़ के तमाम जो चीज़ें होती हैं उसमें इंटर रिलेटेड होते हैं। मैं एक और मिसाल देने लगा हूँ, आपने कहीं पढ़ा होगा कि रेशम के कीड़े शहतूत के दरख्तों पर उगाए जाते हैं। चाइना के हवाले से या कहीं के हवाले से आपने ये फिक्र आपने पढ़ा हो। रेशम के कीड़े को ग्रो किया जाता है शहतूत के पौधों पे। अब इसका मतलब हो गया कि एक तरफ जूलॉजी और दूसरे बॉटनी, ये दोनों इंटररिलेटेड हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल दी ना, बहुत से पौधों का ताल्लुक एनिमल से और एनिमल का ताल्लुक पौधों के साथ है, हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और जितनी भी ब्रांचेज हैं जूलॉजी की, बॉटनी की, वो सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं और ये सब कुछ इसी का हिस्सा। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट हमारा ये मुख्तसर क्वेश्चन था जो काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा आज का एक क्वेश्चन तो पूरा हो गया, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करते हुए दूसरे क्वेश्चन पर जाने लगा हूँ।